I. We take care of the future best by taking care of the present now. Today is 24th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वॉशिंगटन डीसी में। एलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर यूपी में। कजाकिस्तान का कैपिटल का नाम चेंज हुआ है, न्यू नेम इज नूर सुल्तान। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। आज के सवाल हैं, विच फिल्म हैज बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स 2022? नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी NDMA comes under which ministry? Golden Handshake scheme in India is related with what? Lakshadweep is a group of how many islands? The town Sindri in Jharkhand is famous for what? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है। आज का पहला वर्ड है एब। एब मतलब जैसे टाइड्स होते हैं, अप एंड डाउन। एक इमोशन और क्वालिटी है, ग्रेजुअली लेसन और रिड्यूस हो रहा है। जो वेव आ रही थी ओमिक्रॉन की, एब मतलब कम हो रही है, अवनति। मिंगलिंग का मतलब होता है घुलना मिलना, मिक्स और कॉज टू मिक्स टुगेदर। आर्बिटर का मतलब होता है वो मध्यस्थता कर रहा है, एडजुडिकेटर। पीक का मतलब होता है मन मुटाव होना, अ फीलिंग ऑफ इरिटेशन और रिसेंटमेंट। ग्रेचुटस का मतलब होता है ऐच्छिक है, अनकॉल्ड फॉर, लैकिंग गुड रीजन, अनवारंटेड। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आज है फ्राइडे December 24th 2021, द हिंदू दिल्ली एडिशन। नोट्स आई विल शेयर बाय इवनिंग। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है वो है एक्सप्लोजन इन लुधियाना कोर्ट लीव्स दिस। सो एक एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पर, इस पे अभी और मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पार्टीज सी बिड टू स्पार्क अनरेस्ट अहेड ऑफ पोल्स। Then second news is about population not the sole factor in Jammu and Kashmir delimitation. Delimitation exercise हमें पता है, delimitation का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को निर्धारित करना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज टाइम टू टाइम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है बिकॉज डेमोग्राफी चेंज होती है। डेमोग्राफी चेंज होती है तो जो सीटों का बंटवारा होता है वो इस तरीके से किया जाता है कि पॉपुलेशन वाइज दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सारे एरियाज का। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। ये जो काम होता है वो होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी यूनियन टेरिटरी लद्दाख अलग हुआ, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर डीलिमिटेशन की बात थी। चुनाव करवाने हैं तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोविज़न है डीलिमिटेशन एक्ट में फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स जो बोलता है कि डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है। डेमोग्राफी मतलब केवल पॉपुलेशन नहीं होता। डेमोग्राफी में पॉपुलेशन के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे फिजिकल फीचर्स, बाउंड्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, पब्लिक कन्वीनियंस। तो पॉपुलेशन इज़ वन थिंग, बट साथ ही साथ ये फीचर्स जो भी हैं, फिजिकल, बाउंड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इन सब चीज़ों को भी फैक्टर इन करके डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू ये डीलिमिटेशन किया जाता है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं जहाँ से एक पर्टिकुलर विधायक या संसद चुनाव जीत के आएंगे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्धारण किया जाता है, ड्रॉइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज। ओके, सो दिस इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। अब द इंक्रीज इन सीट, एक्चुअली क्या हुआ, डेमोग्राफी चेंज हुआ और ये सारे फैक्टर्स भी यहाँ पे चिप इन हुए, तो उसके कारण जो डीलिमिटेशन हुआ है तो ज़्यादा सीट्स अभी जम्मू की तरफ आ रही है बजाय दिस कश्मीर वैली। तो इस बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अब जो डीलिमिटेशन कमीशन के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है डीलिमिटेशन की, दिस इज़ वेल विद इन द रूल्स, बिकॉज उत्तराखंड में भी इस तरीके से होता है। बिकॉज उत्तराखंड में हिली डिस्ट्रिक्ट एरिया है, 20% लेस पॉपुलेशन है देन द डिस्ट्रिक्ट इन द प्लेन्स इन 2008। तो डीलिमिटेशन पे ये सारी चीज़ें जैसे कि फिजिकल फैक्टर, फीचर्स, बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह भी हम फैक्टर इन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन की प्रोसेस होती है। तो ऑफिशियल्स यहाँ पे रिबर्ट
क्रिटिसिज्म ऑफ प्रपोजल, कि ये जो क्रिटिसिज्म है वो वैलिड नहीं है, ऐसा यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया। पॉपुलेशन नॉट द सोल फैक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन। ओके, देन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत अर्जेंट यहाँ पे रिमार्क लिया है कि जो रैलीज हो रही है, जो पोल्स अभी यूपी में होने वाले हैं, इसमें ज़रूरी है कि इस टाइप का जो मास गैदरिंग वगैरह होगा वो ओमिक्रॉन के थ्रेट के लिए करेक्ट, उसके बिहाफ में करेक्ट नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि रैलीज को बैन करो, और जो ये यूपी पोल है इसको भी इफ़ पॉसिबल तो इसको भी हम पोस्टपोन कर सकते हैं। लेट अस सी इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेता है। देन दिस इज अबाउट हेट स्पीच, प्रमोटिंग एनमिटी, ये चीज़ें एनकरेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। FIR यहाँ पे रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 153A ऑफ द IPC के 153A के अंदर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दैट इज वाई यहाँ पे FIR रजिस्टर हुआ है। देन दिस इज फ्रंट पेज, और ये बात है राजपथ। राजपथ क्या होता है, यहाँ पर इंडिया गेट है और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। ये जो पूरा जोन है इसको बोला जाता है सेंट्रल विस्टा, और इसका रिवैम्प हो रहा है, यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बन रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। अब बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन, बारिश भी बहुत हुई इस बार, तो ये प्रोजेक्ट जो है ना वो थोड़ा डिले चल रहा है। तो रश टू गेट राजपथ रेडी फॉर रिपब्लिक डे परेड, बिकॉज 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी होगा। 26 जनवरी को हमने देखा सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज चीफ गेस्ट भी बन रहे हैं हमारे यहाँ, तो वर्क को स्पीड अप करने की बात है। पब्लिक टू गेट फर्स्ट लुक ऑफ सेंट्रल विस्टा ऑन January 26, बट सारी फैसिलिटीज़ तब तक भी रेडी नहीं हो पाएगी, अभी बस जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको रेडी किया जा रहा है। तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल भी यहाँ पर हैं, गार्ड के लिए उन्हें रखा है, तो दिस इज़ देयर। अब ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है और टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, बिकॉज जो रिपब्लिक डे परेड भी होती है ये पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है, इंडिया की डाइवर्सिटी, यहाँ पे अलग अलग राज्यों की ये सब चीज़ें यहाँ पे डाइवर्सिटी डिस्प्ले में होती है। तो सेंट्रल विस्टा का जो रिवैम्प का थीम है वो भी ऐसा ही है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। Aesthetic preferences of Indians are very diverse. National icons have to resonate with this very wide diversity of taste. तो जो हमारे राजपथ जैसे नेशनल आइकन है वो इस डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इससे पहले जैसे कार्बोजियर ने चंडीगढ़ बनाया था तो वहाँ पर ये मुद्दा नहीं था कि डाइवर्सिटी को वहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना है, तो इसीलिए जो राजपथ है यहाँ पर थोड़ा हमें डिफ़िकल्टी आ रही है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लुटियन का जो दिल्ली है नेशनल कैपिटल है, तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट इसे करना चाहिए। प्लस वर्कर्स वर बिजी, ग्रेनाइट पाथवे भी हो रहा है, ये सब स्टोनलेस स्लिपरी, बिकॉज यहाँ पे परेड होती है तो स्लिपरी नहीं होना चाहिए एट्सेट्रा, टैंक्स भी मूव होंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का रिवैम्प हो रहा है, तो दिस इज़ देयर। अब इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी हुआ था, एनवायरमेंटलिस्ट ने किया था, इज इट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो फ्री स्पेस है वो चला जाएगा, इज इट रिक्वायर्ड, एनवायरमेंटल कंसर्न, कितने सारे डिफॉरेस्टेशन हुए, ट्रीज को काटा गया, क्या वो ज़रूरी था, ये भी एक इसमें मैटर है। नो पंचायत पोल्स इन MP विदाउट OBC कोटा, तो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास हुआ है स्टेट असेंबली में कि पंचायत पोल्स जो होंगे वो आफ्टर दिस कोटा सिस्टम होंगे। देन यहाँ पे एक बात और है कि जैसे लोकल इलेक्शंस होते हैं, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 40 डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात है, तो इसके लिए होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पूरा पोल प्रिपरेशन करता है लोकल बॉडी पोल्स का, तो ये अब उस पर है कि डेटा कलेक्ट करना एंड इलेक्शंस कराना। फिलहाल के लिए रिजोल्यूशन एक पास हुआ है स्टेट असेंबली में जो मेक श्योर करेगा कि पंचायत पोल्स तब तक नहीं होंगे जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। देन इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन टेस्टिंग कैपेसिटी होम आइसोलेशन सिस्टम। सी ये होना ही था, हमारे इतने पॉपुलेशन ज़्यादा है, इतना तेज़ी से केसेस बढ़ने का अंदेशा है कि होम आइसोलेशन ही हमें करना पड़ेगा, जैसे पहले डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे किया। तो ओमिक्रॉन के बिहाफ में ये सब चीज़ें हैं। ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैलता है बट इट इज़ अर्ली डेटा,
अभी ऐसा लग रहा है कि दिस इज इन्फेक्शियस, बट इतना सीवियर नहीं होगा कोविड डेल्टा वेरिएंट की तरह। तो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तैयारी कर रहा है, बेड्स रेडी कर रहा है, आईसीयू बेड्स रेडी है, ऑक्सीजन बेड्स भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है इंफ्रा, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग एट्सेट्रा, एसेंशियल सर्विसेज की, स्टाफ की एक रोड मैप तैयार करना। तो हम आज एक सवाल देखते हैं, गिविंग द राइजिंग थ्रेट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। अब ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यूके का एग्जाम्पल देखिए, यूएसए का एग्जाम्पल देखिए। इसके बैकड्रॉप में, स्पेशली इस वेरिएंट के बैकड्रॉप में, what necessary steps would you take in the capacity of DM to check the spread of pandemic in your district? तो आप एक जिले के डीएम हो, आपके ज़िले में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पॉपुलेशन है, एट्सेट्रा है, और ओमिक्रॉन का थ्रेट बना हुआ है। तो एज अ डीएम जिले लेवल के स्तर पे आप क्या क्या स्टेप्स लोगे? थिंक। अब ये जो स्टेप्स आप लोगे ना, ये थोड़े प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, और जो स्टेप्स होते हैं वो हमेशा दो कैटेगरी में रखना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्लस अभी जो स्टेप्स लिखने हैं वो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट कोविड वेव है, नो। डेल्टा वेरिएंट पे हमने बहुत सारे लेसन्स सीखे, तो उन लेसन्स का इम्प्लीमेंटेशन आपको इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाना पड़ेगा। कि जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर का शॉर्टेज हो रहा था, एसेंशियल मेडिसिन का शॉर्टेज हो रहा था एट टाइम्स। तो अब डीएम लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थिंक आप क्या क्या कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, सबको अटेम्प्ट करना है, और थिंक इनोवेटिव भी बताना है, और साथ ही साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है। प्रैक्टिकल और रीजनेबल डूएबल सॉल्यूशंस हमें सोचना है कि आप क्या करोगे, थिंक। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये जो है वो है टर्टल ट्रेल टू गेट अ बूस्ट विद मास टैगिंग मिशन। तो ये टर्टल होते हैं, टर्टल मतलब दिस कछुआ, टर्टल। साइंटिस्ट हैव रिज्यूम्ड टैगिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल एट ऋषिकुलिया रुकरी। तो जहाँ हैचरी होती है, जहाँ आके ये दिस हैचरी एग्स एंड ऑल करते हैं टर्टल्स, तो उसको बोला जाता है दिस रुकरी। तो ऋषिकुलिया रुकरी इज फेमस इन ओडिशा कोस्ट। तो टर्टल्स यहाँ पे आते हैं समुद्र से, और यहाँ पे हैच करते हैं अपने, दिस दे ले देयर एग्स एंड हैच। तो ये जो टाइम होता है वो होता है जब ये लैंड पे होते हैं। तो मैनी अ टाइम्स इनकी पोचिंग हो जाती है, या फिर जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह हैं वो अटैक कर देते हैं। तो इस टाइम पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ वाई ये सारे एफर्ट्स यहाँ पे डाले जाते हैं। आइडेंटिफाई करें माइग्रेशन पाथ को, बिकॉज ये टर्टल्स हैं समुद्र में वाले, ये घूमते रहते हैं। तो ये किस जगह जा रहे हैं, इनका जब नेस्टिंग सीजन आ रहा है तब क्या प्रोसेस हो रही है, तो हम एक यहाँ पे एक टैग लगा देते हैं इन पे, और उसके थ्रू हम इनको मॉनिटर करते रहेंगे। माइग्रेशन पाथ होगा, कौन से प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, मैराइन रेप्टाइल्स कॉन्ग्रीगेशन एंड नेस्टिंग का हम बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है टैगिंग का, ऑलिव रिडली टर्टल का। ये 3 नाम याद रखने हैं, गहिरमाथा, देवी रिवर का माउथ और ऋषिकुलिया। ये 3 नेस्टिंग साइट्स हैं ऑलिव रिडली टर्टल की। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है उड़ीसा का, ऋषिकुलिया कोस्ट पे। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी इस तरीके से एक जियो टैग लगा देंगे, और उस टैग के हेल्प से इनको मॉनिटर करते रहेंगे कि ये किधर घूम रहा है। तो इस टाइप के मूवमेंट है, माइग्रेशन पैटर्न वगैरह को ऑलिव रिडली टर्टल की पॉपुलेशन सेफगार्ड करने के लिए ये हम कर रहे हैं। तो दिस इज देयर। अभी 1556 ऑलिव रिडली टर्टल को टैग किया गया है उड़ीसा में आफ्टर नियरली 25 ईयर्स। सो दिस इज अगेन अ गुड एक्सरसाइज। दिस इज टर्टल ट्रेल। ओके, एक वीडियो सीरीज है एनिमल प्लैनेट। व्हेनेवर यू गेट टाइम हैव अ लुक, एनिमल प्लैनेट। ये मिस्टर डेविड एटनबोरो का है, एनिमल प्लैनेट। यू विल सी कि ये जो हम बात करते हैं ना एनवायरनमेंट की एट्सेट्रा, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होगा। सो वेन एवर यू गेट टाइम हैव अ लुक, एनिमल प्लैनेट, डेविड एटनबोरो। ओके, देन दिस इज अबाउट रिलैक्सेशन कर्ब्स ऑन क्रिसमस सर्विस इन चर्चेज। अगेन हम फिर कैच 22 सिचुएशन आ गई है। एक तरफ हमारे फेस्टिवल्स हैं और दूसरी तरफ कोविड-19 का थ्रेट है। सिटी का एयर क्वालिटी रिमेन्स सीवियर फॉर 3rd डे। देन मध्य प्रदेश ने क्लियर किया बिल ऑन रिकवरी लॉसेस। तो दिस इज अबाउट कि जैसे जब प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा तो उससे रिकवरी की जाएगी, बिकॉज दिस इज एसेंशियल। दिल्ली वगैरह में भी हम देखते हैं ये जो बसेस वगैरह रहती है, से दे आर वेरी कॉस्टली बसेस,
और इस पे अगर डैमेज होता है, आग लगा दी जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, तो वहाँ रिकवरी करने के लिए ये एक बिल है, रिकवरी ऑफ लॉसेस फ्रॉम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। तो दिस कल्चर शुड नॉट बी एनकरेज्ड। जो कल्चर है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना व्हेन इट कम्स टू प्रोटेस्ट एंड ऑल। Protest is a right, but your right should not create inconvenience to other people. So this is there, and then extreme metal band है हैदराबाद का, tops the charts. Then this is editorial. First editorial है वो है drawing a line. Any attempt to repurpose the politics of Jammu and Kashmir with the delimitation exercise is bound to fail. तो यहाँ अर्ली टॉक्स हैं कि डीलिमिटेशन में भी जो लोकल कंसर्न्स हैं, पॉपुलेशन है, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, और जो लॉज है, रूल्स है, अकॉर्डिंगली ये प्रोसीजर होना चाहिए। आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए, हैवी हैंडेड मेजर्स नहीं लेने चाहिए दिस जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन प्रोसेस में। अ डेमोक्रेटिक पाथ विल नेसेसरीली इन्वॉल्व मोर कॉन्वर्जेशन एंड अकोमोडेटिव मेजर्स। वेरी गुड लाइन। डेमोक्रेटिक पाथ कॉन्वर्जेशन का पाथ होता है, डेमोक्रेटिक पाथ अकोमोडेटिव मेजर्स का पाथ होता है, तो ये चीज़ वहाँ पे इंश्योर कराना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं जो लैंड का, जॉब्स का, डेमोग्राफी एंड कल्चर, दिस शुड बी इंश्योर्ड। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। डीलिमिटेशन है जो अटमोस्ट दिस सिंसियरिटी से यहाँ पे होना चाहिए। ड्रॉइंग अ लाइन। चेंज इन चिली। चिली का लेफ्ट विंग लीडर है, नाउ फेसेस द डॉन्टिंग चैलेंज ऑफ वॉकिंग द टॉक। वॉकिंग द टॉक, इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में बताइए? वॉक द टॉक। सो दिस इज चिली, हमारे इतने कंसर्न का नहीं है। देन दिस इज नीडेड अ पब्लिक हेल्थ डेटा आर्किटेक्चर फॉर इंडिया। यहाँ जो प्राइमरली बात है ना कि इंडिया में चैलेंज क्या होता है, हमारे यहाँ सेंसस तो ठीक है 10-10 साल में हो रहा है, सेंसस में ही जैसे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, बट इसका डेटा रिलीज ही नहीं हुआ। देन अगर हम हेल्थ से रिलेटेड डेटा चाहते हैं तो द पॉइंट इज कि देर आर टू मैनी सर्वेज एंड देर आर टू मैनी क्वेश्चंस इन दोज सर्वेज, और दिस एट टाइम्स क्रिएट द वेरी पर्पज ऑफ हैविंग दैट सर्वे एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। वाई? बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, वो जो डेटा है वो कई बार रिलायबल नहीं होता। सो वी नीड अ पब्लिक हेल्थ डेटा आर्किटेक्चर फॉर इंडिया। जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज से कितने कैजुअलिटीज हुई, हमारे पास डेटा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज डेटा कलेक्शन की पूरी प्रोसेस में एक रिवैम्प अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। It would be better off with comprehensive national survey than being over dependent on the omnibus NFHS। अभी कुछ ही दिन पहले NFHS 5 का रिपोर्ट रिलीज हुआ, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। इस पे आपने आंसर राइटिंग भी किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो डेटा है हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं NFHS में, तो NFHS जो है ना सर्वे, ये भी कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ओवरबर्डन, क्लटर्ड हो जाता है। सो इसमें रिफॉर्म्स ज़रूरी है। कुछ अच्छे पॉइंट्स है यहाँ पे। इन अ कंट्री हमेशा हम थर्स्टी रहते हैं रिलायबल हेल्थ डेटा के, वी नीड डेटा। तो उसमें NFHS जो है वो लाइक एन ओआसिस है। ज्योग्राफी में ओआसिस पढ़ते हैं, रेगिस्तान है और अचानक थोड़ा पानी कहीं मिल गया, तो हमारे पास डेटा है नहीं, डेटा थर्स्टी है, और NFHS का हमें डेटा मिल गया, तो हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं दिस NFHS डेटा पे। ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, ओपनली एक्सेसिबल भी होता है। अभी 5th राउंड हुआ NFHS का, 2 फेज में हुआ था, डिले भी हुआ कोरोना वायरस के कारण, पैंडमिक के कारण, बट ये डेटा अभी रिलीज हुआ। तो इसके बाद जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट सब इसके डेटा को स्टडी कर रहे हैं। डेटा में माल न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसी चीज़ें के भी नाम आए, डेटा आए। तो द पॉइंट इज दिस NFHS सर्वे इज टू क्लटर्ड? बहुत सारी चीज़ें कवर करने की साइमल्टेनियसली कोशिश कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। सर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स फ्रिक्वेंटली इस डेटा को रैंक करते हैं, यूज़ करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दिस NFHS डेटा। इवन नीति आयोग भी इस डेटा पे रिलाई करता है। अब रेंज एंड स्कोप क्या है? तो अनइनिशिएटेड NFHS क्या होता है ये एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा सर्वे होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होता है हाउस होल्ड्स में, हर घर घर जाके वहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है। हाउस होल्ड से, फैमिली हेल्थ से रिलेटेड डेटा कलेक्ट होता है। 92-93 से ये स्टार्ट हुआ। एट एन इंटरवल ऑफ 4 और 5 ईयर ये एक्सरसाइज होती है। ये इंडियन वर्जन है डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे का। तो हर फैमिली का उससे हेल्थ
उसकी डेमोग्राफी, इन सब चीज़ों का डेटा कलेक्ट हो रहा है। 5-5 साल करीब में हो रहा है, 92-93 से स्टार्ट हुआ हर हाउस होल्ड में जाकर। करंटली जो सर्वे है वो जिले लेवल की इंफॉर्मेशन बताता है फर्टिलिटी में। जैसे अभी 2 फर्टिलिटी कम हो गई थी, 2.1 से कम आई है, ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस अवेलेबल है या नहीं है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ का सिचुएशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, यूटिलाइजेशन है, क्वालिटी ऑफ सेलेक्टेड हेल्थ सर्विस। तो सी, ये जितना भी डेटा है सब फैमिली से रिलेटेड डेटा है, तो ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो लार्जली विमेन होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप विद हस्बैंड्स इंक्लूडेड। तो इस फिफ्थ डेटा में इतने हाउस होल्ड्स कवर हुए, इतने नंबर्स कवर किए, 250 करोड़ का इसमें खर्चा आया, और ये डेटा अभी प्रोवाइडेड हम USAID को भी देंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट वगैरह में। सो द पॉइंट इज दिस डेटा इज रिलायबल एंड इम्पॉर्टेंट। अब दूसरी जगह का भी यहाँ पे लिंकेजेस दिया, पॉपुलेशन गेट फंड, तो कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पे यूनिसेफ का, UNFPA, दिस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, लाइक दैट। अब इस डेटा का स्कोप बढ़ाया गया बिकॉज ये ओमनीबस टाइप हो गया, सारा चीज़ हम इसी डेटा के थ्रू, सर्वे के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे HIV का डेटा लिया, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का लिया, टोबैको, अल्कोहल यूज, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ये डेटा भी ले लिया, इवन विटामिन D3 भी ले लिया। तो ये ओमनीबस ट्रेन हो गई, एक ही सर्वे में बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। फिर इससे क्या होता है, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी करेक्ट होगी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी कितनी करेक्ट होगी, इस पूरे बात पे सवाल उठ जाता है। जैसे NFHS 4 में 74 क्वेश्चन थे, NFHS 5 में कुछ 843 क्वेश्चन बढ़ गए, तो क्वेश्चनर उतना ही बड़ा हो गया। तो घर घर जाके इतने सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या उसका सही जवाब मिला होगा या नहीं मिला होगा, रिलायबिलिटी इस डेटा पे सवाल उठ जाता है। प्लस हम पॉपुलेशन रिलेटेड न्यूज़ भी इससे देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं डेटा, मेंटल हेल्थ भी देख रहे हैं, टोबैको वगैरह, ऐसे अलग भी सेपरेटली भी होते हैं। एट टाइम्स वी ट्राई टू कवर इट इन NFHS ओनली। द आइडिया इज कि हम कंफ्यूज करते हैं रिसर्च प्रोग्राम मॉनिटरिंग को, सर्वेलेंस नीड्स को, जब इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड सर्वे होता है। तो वी नीड अ लिटिल बिट स्ट्रीमलाइनिंग ज़रूरी है, अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। तो यही बात स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग ने बोला, फाइनल कॉल लेगा, टेक्निकल कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से डेटा करे। फिर इन्होंने एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि डेटा में क्लटर होता है तो वो कोई पर्पस सर्व नहीं करता है, देयर मस्ट बी अ पर्पस। सर्वे एक स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, और उसका मैंडेट जो है फिक्स्ड मैंडेट होना चाहिए। तो ये जैसे 3 इन्होंने बताया, 3 नेशनल सर्वे हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पे, बिहेवियरल सर्वेलेंस पे, HIV NCD पे। द पॉइंट इज, फिर वॉश एक अलग हो गया था, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से रिलेटेड बिहेवियर, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बिहेवियर। द पॉइंट इज, डेटा जब बात आती है हेल्थ का, तो हमारे जो सर्वे हैं वो बहुत क्लटर्ड है, डाइवर्सिफाइड है, तो हमें एक इसमें रिफॉर्म, एक स्ट्रीमलाइन लाना ज़रूरी है। वी रेडी टू एस्टैब्लिश पब्लिक हेल्थ डेटा आर्किटेक्चर, जिसमें कंट्री की इतनी कॉम्प्लेक्स नीड्स हैं, टेक्निकल कैपेसिटी हमें चाहिए, ऑल इट रिक्वायर्स नाउ इज अ पॉलिटिकल विल। तो ये डॉक्टर आनंद कृष्णन है, प्रोफेसर, सेंटर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स के। आपने ये बताया कि हमें एक डेटा आर्किटेक्चर स्ट्रीमलाइन चाहिए ताकि हेल्थ रिलेटेड डेटा हमको एक सिस्टमेटिकली मिल पाए। बिकॉज अभी जो पैंडेमिक है कोविड, दिस इज नॉट द फर्स्ट पैंडेमिक एंड ऑब्वियसली नॉट द लास्ट। अभी और पैंडेमिक्स आएंगे। पैंडेमिक से हम बेटर डील तब कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा। तो अभी जब आप DM का जो केस स्टडी करोगे तो उसमें एक ये चीज़ भी करा सकते हो कि क्यों ना डोर टू डोर सर्वे करा ले, लोकल जिले लेवल पे किस जगह हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, एक डेटा कलेक्ट कर ले, वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है, लाइक दैट थिंक। ये जो बात है वो है क्लीन कुकिंग फ्यूल प्लान नीड्स मोर फायरिंग अप। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, उज्ज्वला इनिशिएटिव, बिकॉज हम जैसे किचन में अगर हम चूल्हा वगैरह है, हम बायोमास से उसको जला रहे हैं, धुआं होता है, इस धुएं से बहुत सारी डिसीजेज होती है जैसे TB एट्सेट्रा। तो जो विमेन सेक्शन है वो बहुत सफ़र करता है, क्योंकि आज भी ट्रेडिशनली हम देखें बहुत ज़्यादा टाइम किचन में बीत रहा है। तो हम यहाँ पे LPG क्लीन फ्यूल क्यों नहीं उन्हें प्रोवाइड कर रहे, दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट। उज्ज्वला स्कीम आई थी, उज्ज्वला स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है 2016 की। इसका ऑब्जेक्टिव है क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना, LPG सिलेंडर प्रोवाइड करना। LPG में कौन सी गैस होती है आप बताओ। तो ये रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड को इन्होंने LPG सिलेंडर्स दिए, चूल्हा दिया,
ताकि वो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल जैसे फायरवुड हुआ, कोल हुआ, काऊ डंग केक हुआ, इससे परे हटे, इससे दूर हटे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हेल्थ भी बेनिफिट होगा, एनवायरनमेंट का भी फायदा होगा, क्लीन एनर्जी और हेल्थ दोनों फ्रंट पे बेनिफिट होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आती है रिफिल। सिलेंडर तो है बट उसको रिफिल कैसे कराए, रिफिल का बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इसमें फिर सब्सिडी एंड ऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रीमलाइन करें कि कॉस्ट कम हो रिफिल का, सिलेंडर्स हुए, वॉल्व्स हुए, मेंटेनेंस हुआ जो इस चूल्हा का है, पूरी ओवरऑल कॉस्ट हम कम करें। तो अगर ये हम सक्सेस होते हैं तो ओवरऑल बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। ये रिफ्लेक्ट होगा से जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को एलपीजी एक्सेस मिल रहा है, तो दिस विल हेल्प इन चाइल्ड का भी हेल्थ और मदर का भी हेल्थ। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उधर भी ये एडेड बेनिफिट होगा। एनएफएचएस 5 ने बताया जैसे टीबी का केसेस आ रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ द सॉलिड फ्यूल का बर्निंग। फ्यूल स्टैकिंग इज ऑल्सो वन थिंग, कि कई बार क्या होता है जैसे गर्मी का सीज़न है, ठंड का सीज़न है, तो बाहर पानी गर्म करना है तो वो चूल्हे में कर रहे हैं, फायरवुड में कर रहे हैं, तो ये कैटल फीड का, राइस के गट्ठर वगैरह से ये लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रैक्टिस होती है। सीजनल अवेलेबिलिटी बायोमास वगैरह होती है, तो पीपल ऑफन टेंड टू यूज़ दैट फ्यूल विच इज़ नॉट क्लीन। तो दिस थिंग इज़ देयर, बट हमें ज़रूरी है कि हम ऑल्टरनेटिव्स पे भी कॉन्टीन्यूसली वर्क करते जाएं। ऑल्टरनेटिव्स कैसे हों, जैसे बायोगैस का क्यों ना प्लांट बनाया जाए, जैसे एलपीजी है वो भी क्लियर वे में सस्ता सब्सिडाइज्ड क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा है, हम सोलर पे क्यों नहीं एम्फेसिस कर रहे हैं, तो सोलर वाटर हीटर भी तो हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इधर भी थिंक करना ज़रूरी है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी बोला कि जैसे सोलर इलेक्ट्रिक हीटर हो जाए तो वो रिप्लेस कर लेगा दिस बायोफ्यूल, बायोमास के चूल्हा या फिर इन सबको। तो ये चीज़ सोचना चाहिए हमें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो था पहल स्कीम थी, इधर क्या था, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम, सब्सिडी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में आ रही थी, तो इससे थोड़ा बेनिफिट हुआ है, बट मच इज डिजायर्ड। पाइपलाइन, ट्रक, स्टोरेज, ये पूरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करें, इजीली एलपीजी सिलेंडर का रिफिल हो, तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। हम अगर एक क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हेल्थ फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं दिस रूरल हाउस होल्ड्स में। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। सस्टेनेबल एनर्जी बास्केट पर फैमिली इंश्योर कराना ज़रूरी है। देन, डू इंडियंस नीड इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट्स? यस, ऑफ कोर्स। बैंक अगर फेल होता है तो पैसा जो जमा है वहाँ पर उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। पहले इंश्योरेंस होता था 1 लाख का, अब ये हो गया है 5 लाख का, 5 लाख, अप टू 5 लाख जो डिपॉजिट है वो आपका इंश्योर्ड है। दिस इज द पेरल्स ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्टिंग, ऑन मोस्ट ओकेशन इट फॉल्स इन अ ग्रे जोन, बिकॉज कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस भी होते हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सारी न्यूज़ रिपोर्टिंग भी नहीं हो सकती। सो दीज आर दोज थिंग्स। वाई इज इंडियन रुपी वीकनिंग? प्राइमरी रीजन तो ये है, रुपी वीकन नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जब भी अनसर्टेनिटी आती है पूरा जो वर्ल्ड है वो सेफ करेंसी की तरफ भागता है। सेफ करेंसी आज की डेट में होती है डॉलर, तो वर्ल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू डॉलर। अगर डॉलर की तरफ भागता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, तो दूसरी करेंसीज रेस्पेक्टिवली पिटने लग जाती है, जैसे कि इंडियन रुपी थोड़ा ज़्यादा भी पिटा, बिकॉज हम वैसे भी इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हमारे यहाँ भी ओमिक्रॉन और इससे रिलेटेड अभी चैलेंजेस हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा इम्पैक्ट होता है अगर रुपी क्या होता है, वीकन हो जाता है, बिकॉज पहले हम उतने पैसे से ज़्यादा सामान ले पा रहे थे, बट अब रुपी वीकन हो गया तो हमको कम सामान मिलेगा, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। प्लस हम वैसे इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे भी डेफिसिट क्रिएट होता है। तो टंबल हो रहा है, रुपी अभी 76 रुपये का हो गया था $1 का। दिस इज देयर। स्टॉक मार्केट में भी यही हॉट मनी होता है, तुरंत पैसा भागने लग जाता है जब भी अनसर्टेनिटी आती है। और यूएस पहले इजी मनी पॉलिसी अपना रहा था, अब वहाँ पे भी फिस्कल टैपरिंग चालू होने वाली है। बट अगेन लेट अस सी, ये सब चीज़ें सेंटिमेंट्स पे डिपेंडेंट भी होती है, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस पे भी डिपेंडेंट होती है, और बहुत वोलेटाइल होती है। आज हम ये बोल रहे हैं, कल हो सकता है सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए। ओमिक्रॉन का क्या थ्रेट होगा, ये एक बहुत बड़ा दिस क्राइटेरिया होगा। इधर रशिया का यूक्रेन का क्या क्राइसिस होगा, दिस विल ऑल्सो डिसाइड। अभी विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में है, इसमें क्या स्टैंड ऑफ होगा, ये भी डिसीजन होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। वॉलेटिलिटी जो वर्ल्ड पे होगा वो फिर डिसाइड करता है करेंसी
स्ट्रेंथन हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। तो दीज आर मार्केट फोर्सेस। बट कई बार करेंसी मैनिपुलेट भी की जाती है और उसका हमें पता है बहुत बड़ा कल्प्रिट कौन है। तो करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है कि आपने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, कि आपने खुद ही बोल दिया अब एक रुपी 90 का हो गया, $90, 90 का $1 हो गया। तो रुपी अचानक डीवैल्यू कर दिया आपने गवर्नमेंट पॉलिसी से, पहले ऐसा हुआ है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव। तो जो स्पेशली एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होती है वो ये बहुत काम करती है, डीवैल्यूएशन करती है या करेंसी को मैनिपुलेट करती है। वो पर्पसफुली अपनी करेंसी को वीकन रखना चाहती है ताकि उनका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बना रहे। दिस चाइना डू ऑफन। तो what would the recent phenomenon of protectionism and currency manipulation in world trade affect मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया? अब दो चीज होती है, माइक्रो इकोनॉमी होता है जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, पर्सन लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमी होता है जो कंट्री लेवल पे होता है, जैसे कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट पॉलिसीज वगैरह हुआ, है ना। ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमी होती है। तो रुपी जैसे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इससे मैक्रो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये बताना है। हाउ वुड द रीसेंट फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी प्रोटेक्शनिज्म है या फिर प्रोटेक्शनिज्म क्या हो सकता है, ट्रेड का प्रोटेक्शनिज्म हो सकता है, क्योंकि ये जो 2018 ऑफिशियल क्वेश्चन है वो टाइम था जब ट्रंप और चाइना का वॉर चल रहा था, दिस ट्रेड से रिलेटेड। तो ट्रेड वॉर था तो उसी में प्रोटेक्शनिज्म हुआ। जैसे ट्रेड बैरियर्स हो जाते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि टैरिफ बैरियर लगा दिया, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया, सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया, एंटी सब्सिडी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शनिज्म है। और दूसरा करेंसी मैनिपुलेशन है, करेंसी को वैल्यू डिवैल्यू किया जा रहा है। तो इससे किसी भी कंट्री और स्पेशली इंडिया जो कि इंपोर्ट बहुत कराता है सामान, तो उसकी मैक्रो इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है। दिस इज इकोनॉमी, थिंक। ये सारे कीवर्ड्स भी बताइए साइमल्टेनियसली एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, देन जो नेक्स्ट है, दिस इज दिस पॉलिटिकल न्यूज मोस्टली। अब सी म्यांमार में भी हम जो लाइन फॉलो करेंगे ना वो ये देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जैसे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब क्या यंगून में गए, आपने अभी भी मैसेज क्या बोला, फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि हम अभी भी डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी शुड बी रिस्टोर्ड इन म्यांमार एट द अर्लीस्ट। हम टाइज रख रहे हैं बट डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड। देन आपने एम्फेसाइज किया कि डेमोक्रेसी एट द अर्लीस्ट आए, रिलीज ऑफ डिटेनीज एंड प्रिजनर्स हो, ऑंग सांग सू की भी, रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज हो डायलॉग के थ्रू, कंप्लीट सेसेशन ऑफ ऑल वायलेंस, वायलेंस तो हम कभी एनकरेज करते ही नहीं है, सो दिस इज देयर। ऑंग सांग सू की से फिलहाल मीटिंग हुआ नहीं, एशियान समिट वगैरह होगा, वहाँ पे भी म्यांमार मिलिट्री वायलेंस करती है सिटीजन पे, तो क्या होगा, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल, अभी देखने वाली बात है। आपने ये भी बताया कि 1700 किलोमीटर की बॉर्डर है, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम से शेयर हो रहा है, तो म्यांमार का कोऑपरेशन और म्यांमार में भी पीस एंड ऑर्डर रहना ज़रूरी है। अभी जैसे असम राइफल्स पे अटैक हुए थे, एम्बुश हुआ था यहाँ पे, तो द पॉइंट इज कि म्यांमार का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इंडिया की बॉर्डरिंग रीजन पे। पीस एंड स्टेबिलिटी म्यांमार में अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, बिकॉज नेबर शांत रहेगा तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीस एंड स्टेबिलिटी इन म्यांमार रिमेन ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू इंडिया। सेम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम श्रीलंका, सेम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बांग्लादेश, हियर इन नेपाल, इवन पाकिस्तान से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो दिस इज डेमोक्रेसी इन म्यांमार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील है टू बी फास्ट ट्रैक्ड, सेका यहाँ पे हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, ये डील होगा, बहुत जल्द होगा, हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर अस। केस कैन नॉट बी क्वाश्ड प्राइमा फेसी प्रूफ से एफआईआर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देन दिस इज दिस, देन हाई अलर्ट है अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पे मीटिंग हुआ, ओमिक्रॉन का थ्रेट। अब ये भी ज़रूरी है, एडटेक प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, यहाँ कॉशन रखना भी बहुत ज़रूरी है। इधर भी मैनी ए टाइम्स बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस भी होती है, सो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एवरीबडी कॉशियस कॉशियस। देन दिस इज देयर, ओमिक्रॉन लेस लाइकली टू पुट यू इन हॉस्पिटल, यूके का डेटा है, बट अगेन इंडिया में क्या डायरेक्शन होगा वी डोंट नो, सो बी वेरी केयरफुल। इट इज़ नॉट अस हु थ्रेटन एनी वन, पुतिन, वैलिड स्टेटमेंट है पुतिन की बैकड्रॉप दिस यूक्रेन जो क्राइसिस है, रशिया
जो नाटो का गेम है, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, बट रशिया भी आउटराइटली रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। यूएस रेगुलेटर ऑथराइजेज दिस कोविड-19 का ये एक नया पिल है। देन इंडियन शेयर्स राइज थर्ड डे, ओमिक्रॉन से इंडियंस डरते ही नहीं है, ओमिक्रॉन फियर्स रेसीड, इन्वेस्टर्स वापस, अब सी फियर खत्म हो गया, सेंसेक्स फिर बुल रन चालू हो गया। फोक्स वैगन और हीरो मोटोकॉप ने प्राइस रेज किया। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कंपोनेंट्स का प्राइस बढ़ गया है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। ओमिक्रॉन का वरी अभी भी है, एफएडीए ने बताया। आरबीआई अभी क्या था, जितने भी आप कार्ड्स जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में कार्ड्स आपके सेव होते हैं वो कार्ड डिलीट करना था, 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। देन दिस इज देयर स्पोर्ट्स न्यूज़, और ये है अंडरस्टैंडिंग द इलेक्शन लॉ। इसको थोड़ा हम डिटेल में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चेंजेस क्या आ रहे हैं इस बिल 2021 में। तो अभी दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है, और बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा तो एक्ट भी बन जाएगा। अमेंडमेंट क्या है, आरपीए 1950 और 1951, 326 में लिखा है सबको राइट टू वोट है, एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो फाइन डिटेल्स आते हैं वो आरपीए 1950 1951, इस पे हम कुछ ही दिनों में एक आंसर राइटिंग करेंगे 50 और 51 पे। अमेंडमेंट ये है कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको लिंक करो आधार से, ताकि इलेक्टोरल रोल में जो घोस्ट्स हैं या फिर इनएक्यूरेट है डेटा वो रूट आउट हो जाएगा, वीड आउट हो जाएगा, बिकॉज आधार में बायोमेट्रिक बेटर ऑथेंटिकेशन है। तो ये कनेक्ट करने की बात है, तो ये ठीक भी लग रहा है। द मेजर में क्रिटिसिज्म भी हुआ, वो हम आगे देखते हैं। तो की क्लॉज क्या है बिल का क्लॉज ये है कि आधार डेटाबेस से कनेक्ट कर लो आप वोटर इलेक्टोरल रोल को। अब एक्टिविस्ट ने बोला कि जो आधार डेटाबेस है उसमें भी एरर है, अगर उस एरर से वोटर लिस्ट में नाम अगर किसी का हट गया तो आप तो उनको वोट डालने के अधिकार से डिनाई कर रहे हो, और वोट डालना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो देयर इज अ कैच। गवर्नमेंट ने कहा कि इससे बोगस वोटर हट जाएंगे, नॉन सिटीजन्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, इलेक्टोरल रोल प्यूरिफाई हो जाएगा, ऐसा डिमांड है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बिल में जो सेकंड बात है वो है क्वालिफाइंग डेट्स अब 4 कर दी गई है। पहले ऐसा होता था जैसे चुनाव होना है, अब 1 जनवरी 2022 तक अगर आप 18 हो रहे हो तो आप अपना इलेक्शन में इलेक्टोरल रोल में नाम लगा सकते हो। बट चुनाव सपोज हो रहा है 26 मई 2022 में, और आपसे मार्च में 18 हुए थे, तो आपको इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए ना, बट आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा 1 जनवरी को, जब आप इलेक्टोरल रोल पे अपना नाम डाल पाओ। तो 12-12 महीने की साइकिल थी, अब क्या कर दिया गया है, इसको 3 महीने की कर दिया है। या तो 1 जनवरी में 18 हो जाओगे तो आगे के चुनाव में वोट डाल लो, अगर 1 अप्रैल को हो जाओगे तो आगे के चुनाव में वोट डाल लो, मतलब अगले साल का 1 जनवरी वेट नहीं करना पड़ेगा। अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1 में अगर आप 18 हो रहे हो तो यू कैन जस्ट एनरोल योर सेल्फ एंड कास्ट योर वोट। सो दिस इज गुड, इससे वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इस पर कोई भी विवाद नहीं है, दिस इज गुड। देन ये भी अच्छा है। पहले क्या था कि जैसे फोर्सेस जो होती थी, फौज थी, तो उसमें द वर्ड वाइफ है उसको स्पाउस से कर दिया है, मतलब अभी तो फीमेल ऑफिसर्स भी हैं तो उनका जो स्पाउस है उसको भी राइट्स मिलेंगे, तो लॉ अब जेंडर न्यूट्रल कर दिया, दिस इज ऑल्सो गुड, कोई विवाद नहीं है। अनदर क्लॉज है रिक्विजिशन ऑफ एनी प्रेमाइसेस फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्शन मटेरियल, अकोमोडेशन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इलेक्शन पर्सनल, तो मतलब स्टोरेज वगैरह रखना है मटेरियल का, तो वो चीज़ अब इलेक्शन कमीशन ऐसे वहाँ पे ले सकता है। अकोमोडेशन करना है सिक्योरिटी फोर्सेस का, इलेक्शन पर्सनल का, रिक्विजिशन ऑफ एनी प्रेमाइसेस, ओके। तो ये सब बातें हैं। विवाद हो रहा है आधार और वोटर आईडी के लिंक में। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स ये बड़े अच्छे 5-6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इट वायलेट्स इंडिविजुअल प्राइवेसी, मैंडेटिंग द लिंक ऑफ आधार डिटेल विद वोटर आइडेंटिटी कार्ड। आधार जो है प्राइवेसी की बात है यहाँ पे, तो वो अगर इलेक्टोरल रोल पे लिंक हो रहा है तो प्राइवेसी के अगेंस्ट जाएगा, ओपोजिशन एंड एक्टिविस्ट ने बोला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि आधार को आप लिंक कर सकते हो, एसेंशियल बना सकते हो फॉर फाइनेंशियल एंड वेलफेयर बेनिफिट, जिससे हमने जो फूड सिक्योरिटी है उधर हमने ये किया था, फाइनेंशियल और वेलफेयर बेनिफिट्स। बट यहाँ तो आप आधार को मैंडेटरी बना रहे हो वोट डालने के लिए, तो वो तो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ दिस लॉ हुआ। आधार केवल फाइनेंशियल और वेलफेयर बेनिफिट्स का क्राइटेरिया बन सकता है, नॉट फॉर दिस वोटिंग। अननेसेसरी एक्सपेंशन हो रहा है स्कोप ऑफ आधार का टू अदर एरियाज ऑफ लाइफ, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ।
तीसरा, इट में लीड टू लार्ज स्केल डिलीशन ऑफ नेम, इनएडवर्टेंटली और डेलिबरेट टारगेटिंग पॉसिबल है। चौथा, अगर इसमें ऑप्शन है आप वॉलेंटरी अपना डिटेल दो, अगर स्पेसिफिक रीज़न है तो मना भी कर सकते हो आधार लिंक का, बट वो रीज़न जस्टिफाइड नहीं हुआ तो आपका नाम हट जाएगा, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ऐसे तो हम डिनाई कर रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। प्लस पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आधार फ़ोन नंबर से टैग है, फ़ोन नंबर सोशल मीडिया से टैग है, तो इससे तो प्रोफाइलिंग भी हो सकती है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, टारगेटेड आपका इलेक्शन का जो थॉट प्रोसेस है, वोट है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी हो सकती है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये चैलेंजेस भी हैं और ये यहाँ पे इसका अमेंडमेंट बिल का प्रोविज़न है। ओके, सो दिस इज़ दिस। और ये राजा मौली बाहुबली नई मूवी आ रही है अभी, RRR। नो योर इंग्लिश में कस्टम और हैबिट में क्या होता है? हैबिट पर्सनल होती है, कस्टम एक बहुत बड़े ग्रुप का होता है। डू यू हैव यू गॉट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि यूजुअली आप वो चीज़ होती है तो आप बोलोगे डू यू हैव कॉफ़ी, डू यू हैव लाइक दिस। और हैव यू गॉट जो है स्टॉक में आज की डेट में है या नहीं है, ये पूछा गया है। इट्स और इट्स, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। इट्स मतलब इट इज़ अ सिंपल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ लिखना था तो हमने आई को हटा के इट्स लिख दिया, तो दिस इज सिंपल कॉन्ट्रैक्शन। और जब इट्स लिखा होता है तो वहाँ पे पोजेशन आ जाता है, द डॉग इज नियर इट्स पप्स। देन से और टेल में, से मतलब आप कुछ बता रहे हो, टेल मतलब इन्फॉर्म समवन और समथिंग। से एम्फेसाइज करता है कंटेंट में और टेल बस इन्फॉर्म कर रहा है समवन ऑफ समथिंग। देन इसके बाद हैंग्ड जो होता है वो लाइक डेथ बाय हैंगिंग होता है, और बाकी ये पास्ट प्रेजेंट एंड ये है हंग का, हैंग हंग हंग। देन बिटवीन यूज एंड यूजेज, यूज मतलब दिस इज देयर इन यूज, और यूजेज जो होता है वो अगेन ब्रॉडर बताता है कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इंग्लिश जैसे यूजेज मीन्स एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिडरेबल यूज। फिर व्हेन अ वर्ड प्रॉपरली यूज हुआ, वाइज ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम क्या होता है, देन हु इज अ सेक्रेटरी। तो एक बार देखना, ये नो योर इंग्लिश है, बेसिक्स आने चाहिए, इंग्लिश एक वर्किंग इंग्लिश तो होना ही चाहिए, इस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। देन डेली क्विज है रविंद्रनाथ टैगोर जी और भारत विश्व भारती यूनिवर्सिटी पे, हैव अ लुक एट दिस एज वेल। तो आज के ये दो सवाल हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट केस स्टडी एज अ डीएम आप क्या करोगे, और दूसरा प्रोटेक्शनिज्म से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। इसका एक कंपाइलेशन भी आई विल शेयर इट बाय इवनिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।